yesterday we start the topic nutrient uptake. कल जो हमने न्यूट्रिएंट अपटेक में किया था उसमें पैसिव थ्योरी जो थी उनको कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी विल स्टडी द एक्टिव एब्जॉर्प्शन. एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था, पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एनर्जी का यूज नहीं होता. एब्जॉर्प्शन होगा आयंस का, मिनरल्स का, विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. इसके अपोजिट होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में. एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो भी ट्रांसपोर्ट होगा आयन का या एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द आउटर स्पेस टू द इनर स्पेस ऑफ द प्लांट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा. और अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो क्या होगा, उसके लिए कोई ना कोई फॉर्म में एनर्जी चाहिएगी. तो वो एनर्जी क्या होती है, मेटाबॉलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. और वो एनर्जी आती कहाँ से है, सेल के मेटाबॉलिज्म से. जो सेल का मेटाबॉलिज्म होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेसेस है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसेस हैं, तो वो वहां से आएगी वो एनर्जी. एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो भी एनर्जी होगी तो वो कहाँ से आएगी, सेल के मेटाबॉलिज्म से. जैसे रेस्पिरेशन पढ़ते हो आप, क्रेब साइकिल पढ़ते हो, तो वहां से भी एटीपी बनती है. या फिर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ते हो, वहां से भी एनर्जी बनती है. तो ये जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, इस एब्जॉर्प्शन को वहां से एनर्जी मिलती है. तो इसी वजह से इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी. Theories of active absorption. There are three theories of active absorption: protein carrier theory, cytochrome pump, lecithin carrier theories. वन बाय वन इनको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट है प्रोटीन कैरियर थ्योरी. जैसे कि नाम से ही डिसाइड है, प्रोटीन कैरियर थ्योरी मींस इसमें जो कैरियर है वो क्या है, एक प्रोटीन है. तो इसके बेसिस पे थ्योरी गई थी कि जो कैरी करने वाला है वो एक प्रोटीन है. इसमें क्या होगा कि जो भी कैरियर क्या है, एक साइड से जो सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटसाइड में जो आयन या मिनरल प्रेजेंट है वहां से ये प्रोटीन उनको कैरी करेगा और इन साइड में लाके उनको छोड़ देगा. बट अब ये कैरियर और चैनल प्रोटीन्स तो क्या थे, पैसिव उसमें भी थे. अब डिफरेंस क्या हुआ इसमें, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. तो यहाँ पे जो ये प्रोटीन एज ए कैरियर काम करेगा, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. क्योंकि ये जो उसको ट्रांसपोर्ट करेगा किसी भी आयन को, किसी भी मिनरल को, तो वो उसके अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये नहीं है कि जिस साइड कम है उससे उसी साइड ट्रांसफर करेगा. ये ज्यादा से कम से ज्यादा की साइड मींस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उसकी साइड उसको ट्रांसफर करेगा. तो उसके लिए इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसको, हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी से. एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनते हैं, एडीपी एंड फॉस्फेट. तो वहां से इसको एनर्जी मिलेगी. तो जैसे ही एनर्जी गेन करता है ये प्रोटीन एक्टिव हो जाता है. जो प्रोटीन कैरियर है वो एक्टिव हो जाएगा. एक्टिव होने के बाद ये आयन को जो भी आउटसाइड में होंगे मेम्ब्रेन के उनको यूज करेगा. उसके बाद जो एटीपी है उसका हाइड्रोलिसिस होगा. तो ये जो कैरियर प्रोटीन है, जो भी आयन को इसने पिक किया था, ये उसको सेल के इनसाइड में उसको छोड़ देगा. और मे बी एक्सचेंज इट मीन जैसे सोडियम पोटेशियम पंप है, सोडियम पोटेशियम कैरियर पंप है. तो वो क्या करता है, एक साइड से सोडियम को लेता है, उसको अंदर छोड़ता है, अंदर से पोटेशियम को लेता है, उसको छोड़ता है. तो इसने क्या कर दिया, एक्सचेंज किया है सोडियम का पोटेशियम के साथ. तो मे बी वो कैरी करके बाहर से एक को अंदर भी छोड़ सकता है और मे बी एक को बाहर से अंदर, और उसके एक्सचेंज में दूसरे को अंदर से बाहर कर सकता है. बट इसके लिए उसको रिक्वायरमेंट क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो ये थी प्रोटीन कैरियर थ्योरी. ये यहाँ पे देखो, इसको एग्जाम्पल से बताया हुआ भी है. ये कैरियर प्रोटीन्स है, ये एटीपी प्रेजेंट है. एटीपी जो काइनेज होता है वो उसको हाइड्रोलिसिस करता है, फॉस्फोकाइनेज एंजाइम. तो एटीपी किस में कन्वर्ट होगी, एडीपी प्लस. जो फॉस्फेट है, एनर्जिक बॉन्ड है, वो किसके साथ, कैरियर प्रोटीन के साथ अटैच हो गया. तो ये कैरियर प्रोटीन क्या हो गया, एक्टिव हो गया. तो इसलिए इसको एसी लिखा हुआ है, एक्टिव कैरियर. अब ये एक्टिव कैरियर आउटसाइड से इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और आउटसाइड से जो आयन होगा उसको अपने साथ पिकअप करेगा, उसको पिक करेगा इनसाइड में, फिर मूव करे इनसाइड जो इसका पार्ट होगा उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे और वो
उसको जो आयन पिक किया है उसको इनसाइड में छोड़ देगा। जैसे उस आयन को छोड़ता है तो ये क्या हो जाता है, फिर से इनएक्टिव कैरियर, फिर से वापस ये एनर्जी गेन करता है। तो इस टाइप से ये साइकिल में मूव होता रहता है जब तक इनका इक्विलिब्रियम या जितना भी आयन या जो भी मूव होना है जब तक वो नहीं होता। सेम इसी से इस डायग्राम को भी दिखाया हुआ है। ये आउटर साइड में एक्टिवेटेड कैरियर प्रोटीन आयंस को पिक करता है और जो इनसाइड है उधर उसको छोड़ेगा और इनएक्टिव कैरियर बन जाएगा। फिर से एटीपी के द्वारा एक्टिवेटेड होगा और फिर से आयन को पिक करेगा और इस टाइप से ये सर्कल साइक्लिक मूवमेंट चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है साइटोक्रोम पंप साल्ट रेस्पिरेशन थ्योरी। साइटोक्रोम पंप मीन्स ये थ्योरी किसमें, इसमें कौन इन्वॉल्व है, साइटोक्रोम। साल्ट रेस्पिरेशन थ्योरी इट मीन्स इसमें रेस्पिरेशन का भी रोल है। बट व्हाट इज दिस साल्ट रेस्पिरेशन? साल्ट रेस्पिरेशन क्या होता है? नॉर्मली रेस्पिरेशन तो हमने सुना है, बट ये साल्ट रेस्पिरेशन क्या होता है, इसी को इसके थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। इस थ्योरी को फर्स्ट टाइम लुनेनग्राद और बर्डस्ट्रोम ने डिस्क्राइब किया था इन 1933। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एनायन एब्जॉर्प्शन जो होता है और जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कोई ना कोई रिलेशन है, क्योंकि जब भी एनायन का एब्जॉर्प्शन होता है तो जो रेस्पिरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इट मीन्स जो एनायन का एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है रेस्पिरेशन से। और इसी वजह से जब भी एनायन का जो एब्जॉर्प्शन होता है उस टाइम पे जो रेस्पिरेशन का रेट होता है, या फिर एनायन एब्जॉर्प्शन की वजह से जो रेस्पिरेशन का रेट होता है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है या रेस्पिरेशन शुरू होता है, इसी वजह से उसको बोलते हैं साल्ट रेस्पिरेशन। जैसे सपोज करो आप प्लांट टिश्यू है या प्लांट सेल है आपके पास, एक को आपने साल्ट सॉल्यूशन में रखा और एक को नॉर्मल वाटर सॉल्यूशन में, तो जो साल्ट सॉल्यूशन में रेस्पिरेशन होगा उसका रेट ज्यादा होगा कंपेयर टू वाटर सॉल्यूशन, और जो साल्ट सॉल्यूशन में रेस्पिरेशन होगा उसी वजह से उसको बोलेंगे जो एनायन एब्जॉर्प्शन की वजह से, क्यों साल्ट सॉल्यूशन में से वो एनायन को एब्जॉर्ब करेगा जो भी मिनरल्स होंगे, तो उसको कहेंगे साल्ट। का मतलब यहाँ पे अपना जो नॉर्मल होम साल्ट होता है वो नहीं है, साल्ट में मीन्स एनायन केटायन कोई भी जो मिनरल्स हैं वो प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा साल्ट रेस्पिरेशन। और जबकि जो रेस्पिरेशन नॉर्मल डिस्टिल्ड वाटर में होगा, डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं है, कोई भी मिनरल प्रेजेंट नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा प्लांट किसी भी मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इस वजह से उसको बोलते हैं ग्राउंड रेस्पिरेशन। तो एनायन की वजह से, एनायन के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो भी रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हुआ है तो उसकी वजह से इस थ्योरी को नाम दिया गया था साल्ट रेस्पिरेशन थ्योरी। अब साइटोक्रोम कहां से आ गया इसमें, साइटोक्रोम कहां से आ गया इसमें नेक्स्ट उसमें। अब मेन अजम्पशंस क्या थे इस थ्योरी के, क्योंकि जो भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनायन, तो इसमें क्या था, हमने जो थ्योरी का नाम पढ़ा था इस थ्योरी का क्या था, साइटोक्रोम पंप साल्ट थ्योरीज। एनायन का डायरेक्ट रिलेशन है टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो इस वजह से इसको साल्ट रेस्पिरेशन थ्योरी कहते हैं। साइटोक्रोम पंप क्यों, क्योंकि जो एनायन एब्जॉर्ब होता है वो इस साइटोक्रोम जो चेन होती है, साइटोक्रोम चेन रेस्पिरेशन में पड़ी होगी ना, तो साइटोक्रोम जो चेन होती है इसमें आयरन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो होता है उसी के थ्रू इस आयन का एब्जॉर्प्शन होता है, इस एनायन का एब्जॉर्प्शन होता है। तो इसी वजह से इस थ्योरी को नाम दिया गया था साइटोक्रोम पंप साल्ट रेस्पिरेशन थ्योरी, या फिर इसको लुनेग्राद थ्योरी भी बोलते हैं, जिसने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था। मेन अजम्पशंस क्या है इस थ्योरी के, मैकेनिज्म ऑफ एनायन एंड केटायन एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किसका एक्सप्लेन किया है, अगर हम पढ़ते हैं शुरू में तो यहाँ पे जो रेट को इफेक्ट कर रहा है रेस्पिरेशन के वो सिर्फ एनायन एब्जॉर्प्शन है, नोट द केटायन एब्जॉर्प्शन। एनायन एब्जॉर्प्शन को अलग से बताया हुआ है और केटायन का एब्जॉर्प्शन को अलग से बताएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनायन इज इंडिपेंडेंट ऑफ केटायन, एनायन का जो एब्जॉर्प्शन है वो केटायन के एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मींस जो नेगेटिव चार्ज आयंस होंगे वो पॉजिटिव चार्ज जो आयन होंगे उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट फ्रॉम आउटर सरफेस टू द इनर सरफेस, मीन्स जो ऑक्सीजन होगी वो आउटर सरफेस में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। और अगर ऑक्सीजन बाहर की साइड ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन भी किधर होगा, आउटसाइड में ही ज्यादा होगा, और जहां पे ऑक्सीजन नहीं होती वहां कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। तो जो इनसाइड होगा मेम्ब्रेन के वो क्या होगा, रिडक्शन की प्रोसेस होगी, और आउटसाइड में क्या होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी।
एनायंस आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू साइटोक्रोम चेन एज एन एक्टिव प्रोसेस। बट जो एनायंस यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे वो एक एक्टिव प्रोसेस होगी, उसमें एटीपी का यूज होगा, मेटाबॉलिक फॉर्म में जो एनर्जी है उसका यूज होगा। केटायंस आर एब्जॉर्ब पैसिवली, जो केटायंस है वो पैसिवली एब्जॉर्ब्ड होंगे, उनके लिए कोई एटीपी का यूज नहीं होगा। वो जैसे ही एनायन एब्जॉर्ब हुआ उसको कंपनसेट करने के लिए एक केटायन भी पैसिवली एब्जॉर्ब्ड होगा। अब इसी का मैकेनिज्म को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैकेनिज्म क्या है साइटोक्रोम पंप थ्योरी का। जो भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं, ये बात हो रही है जैसे माइटोकॉन्ड्रियल चेन आपने उसमें देखा है जहां पे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होंगे, तो जो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं वो एंजाइम क्या करेंगे, रिएक्शन के बाद एक हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये साइटोक्रोम चेन में इन्वॉल्व हो जाता है यहाँ से। तो ये जो साइटोक्रोम चेन में इन्वॉल्व होगा, तो जो साइटोक्रोम का आयरन है, साइटोक्रोम का जो आयरन है उसको किस में वापस रिड्यूस कर देगा, मींस जो फेरिक जो एसिड था उसको फेरस एसिड में, फेरिक जो फॉर्म थी उसको फेरस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और ये क्या प्रोसेस होती है, रिडक्शन की प्रोसेस होती है। तो इस टाइप से ये एक चेन बन जाती है साइटोक्रोम में, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम चेन। ये इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। अब इसको एनायन एब्जॉर्ब कहाँ करना है, ये इसका इनर सरफेस है, ये मेम्ब्रेन है और ये है आउटर सरफेस। अब मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, आउटर सरफेस पे। तो यहां से एक एनायन, एनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज एनायन है उसको आउटर सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा। जो ये जो एनायन है साइटोक्रोम पंप में इन्वॉल्व हो जाएगा और ये क्या करेगा, फिर जो आयरन प्रेजेंट है साइटोक्रोम में, क्योंकि साइटोक्रोम किससे बना हुआ, आयरन से। तो जो साइटोक्रोम में आयरन प्रेजेंट है ये इस आयरन को कन्वर्ट कर देगा, जो ये फेरस फॉर्म है इसको वापस से ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक फॉर्म में। क्यों, क्योंकि आउटर सरफेस है, आउटर सरफेस पे क्या ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो साइटोक्रोम है उसका ऑक्सीडेशन हो गया है और जब ऑक्सीडेशन हुआ तो उसके अंदर जो आयरन Fe+2 की फॉर्म में था वो Fe+3 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन को लिबरेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें इन्वॉल्व हुआ था प्रोसेस में वो यहाँ के लिबरेट हो गया। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो एनायन है वो इसके साथ साइटोक्रोम पंप के साथ इन्वॉल्व हो गया, तो उसके कंपनसेट करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज को ये एक्सक्लूड भी करेगा। ये इलेक्ट्रॉन प्लस जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन निकला था वो और आउटर साइड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये मिलके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इस टाइप से जो एनायन का एब्जॉर्प्शन होता है वो साइटोक्रोम चेन के थ्रू होता है। इसको साइटोक्रोम पंप थ्योरी। इसको कंपनसेट करने के लिए जैसे ये पूरी चेन होगी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन स्टेप होंगे और एट लास्ट में क्या होगा, जो फेरिक फॉर्म होगी आयरन की, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडाइज होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गया है, तो यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज जो एनायन था वो निकल जाएगा और वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा, इनसाइड मूव कर जाएगा। इसको कंपनसेट करने के लिए जो पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायंस हैं वो फिर से मूव करेंगे। तो इस टाइप से ये कैटायन और एनायन का एब्जॉर्प्शन होगा साइटोक्रोम पंप थ्योरी के थ्रू। डीमेरिट्स ऑफ लुनेग्राद थ्योरी, यही जो साइटोक्रोम पंप थ्योरी है इसको लुनेग्राद थ्योरी भी बोलते हैं। इट डज नॉट एक्सप्लेन सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन, इसने सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन को नहीं किया, मींस कि एनायन भी तो बहुत सारे हैं ना, नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है वो भी बहुत सारे हैं, पर इसने कुछ नहीं बताया कि चार्ज बेसिस होगा या कितना चार्ज होगा, किस बेस पे उनका एब्जॉर्प्शन होगा, इसको एक्सप्लेन नहीं किया। इट प्रिंसिपली कंसर्न्ड विद एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ओनली एनायन, एनायन के एक्टिव एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन करता है, बट कैनायन पैसिवली एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसपोर्टेड होंगे इसके अकॉर्डिंग, बट टोटली ऐसा नहीं है। इट फेल्स टू एक्सप्लेन अपटेक ऑफ आयन अंडर एनारोबिक कंडीशन, इसने एनायन का बताया है, क्योंकि कैटायन कब ट्रांसफर हो रहे हैं, जब एनायन ट्रांसफर हो जाएगा, और एनायन कब होगा, जब एनर्जी प्रेजेंट होगी,
उस टाइम होगा। बट अगर अनएरोबिक कंडीशंस है, अनएरोबिक कंडीशन में तो जो रेस्पिरेशन चेन है, जो साइटोक्रोम पंप है, ये सब रुक जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी नहीं होंगी। तो उस कंडीशन में अपटेक कैसे होगा आयंस का, वो भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। This theory also fails to explain the absorption of anion in the membrane like tonoplast, the membrane of vacuoles, plasma membrane, where the enzymes of electron transport chains are not present, because in these membrane the enzymes of electron transport chain are absent. So these theory is also fails to explain the absorption of anion in these membranes. Next theory is ATPase protein lecithin theory. This theory was first time suggested by the Bennett-Clark theory. So this theory is also named as Bennett-Clark protein lecithin theory. Here the carrier protein is a phospholipid lecithin. Carrier protein is composed of phospholipid lecithin. Phosphate group in phosphatide is regarded as active center of the carrier. The phosphatide group present in this lecithin is act as a active center of the carrier. This lecithin pick up the ions from the outer surface and move them to the inner surface. Lecithin breakdowns into phosphatidic acid and choline by the enzyme lecithinase and exported in the anions and cations. Again, these phosphatidic acid and cholines join with the help of enzyme choline acetylase and choline esterase into the lecithin, and again the transport begins. So this theory is protein lecithin carrier concept theory, because here the carrier is a phospholipid lecithin. Thanks. In the next class, we will study the factors affecting ion absorption.